वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में जो एथिकल इश्यूज हैं उसको लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में बेसिक्स को जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो बनते हैं इधर बिटवीन टू कंट्रीज और अमंग ग्रुप्स, तो उसका आधार क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो आज क्या है, डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस बने हुए हैं, या यूनाइटेड नेशन में इतने सारे देश एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? दिस आर द ओनली थ्री थिंग्स जिसके लिए दुनिया भर के देश आपस में रिलेशंस बनाते हैं एंड दिस आर पीस, शांति के लिए, इधर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, और प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि के लिए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी देश इकट्ठे हैं उन सब के पीछे इकट्ठा होने का पर्पस क्या है कि ग्लोबल लेवल पर पीस सिक्योर किया जाए, सिक्योरिटी सिक्योर किया जाए एंड प्रॉस्पेरिटी सिक्योर किया जाए। उसी तरीके से दो देश भी अगर आपस में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बनाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं, तो उनके पीछे का भी बेस यही होता है कि हम दोनों अगर आपस में मिल गए तो यहां क्या हो जाएगा, रीजन में पीस आ जाएगी। अगर हम दो या तीन देश आपस में मिल गए तो आसपास जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हम उससे मिलकर के लड़ लेंगे, या अगर हम सभी देश आपस में मिल गए, दो या तीन देश आपस में मिल गए, तो हम आपस में हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो आपस में शेयर करके और हम दो या तीन देश आपस में क्या कर सकते हैं, समृद्धि कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बनाने के पीछे यही तीन आधार होते हैं, ठीक है। और अगर इन्हीं तीनों में कोई प्रॉब्लम है, इधर इन पीस, सिक्योरिटी और इन प्रॉस्पेरिटी, तो उसी को क्या कहते हैं, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। अब इसको अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, ह्यूमन राइट्स एंड मोरल कंडक्ट इन द इंटरेक्शंस अमॉन्ग नेशन स्टेट्स। एथिकल इश्यूज इन आईआर क्या है कि नेशन स्टेट्स के बीच में जब इंटरेक्शन होते हैं तो उनके बीच में जस्टिस, फेयरनेस, ह्यूमन राइट एंड मोरल कंडक्ट का होना ही क्या है, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन है। अब अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में इश्यूज हैं तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा? उसका इंपैक्ट आएगा फॉरेन पॉलिसी पे। दो देशों के बीच जैसे इंडिया पाकिस्तान है, यहां पर क्या है, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस है। दोनों देश के बीच में आपस में क्या है, कंट्रडिक्शंस हैं। दोनों देश एक दूसरे के एनिमीज खुद को मानते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से डिप्लोमेसी प्रभावित होती है। दोनों देश एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपनी डिप्लोमेसी करने लगेंगे। ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ता है, वॉर बढ़ता है एंड क्लाइमेट नेगोशिएशंस भी कंप्रोमाइज्ड होती हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, अमेरिका क्या हो गया, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। तो ये क्यों बाहर हो गया? ये क्या दिखाता है कि ये एथिकल इश्यूज को दिखाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। अब आगे जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। माइनिंग इन अफ्रीका, जो अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें चाहे वो वेस्ट हो लाइक यूएसए और यूरोप, या फिर चाइना हो या इंडिया भी हो, ये सभी क्या देखते हैं, अफ्रीका को कैसे देखते हैं? अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट नहीं देखते हैं जिस पर कि लोग रहते हैं। इनको क्या देखते हैं, अफ्रीका को एक रिसोर्स वाला रीजन देखते हैं। और इसीलिए सबकी गिद्ध दृष्टि वहां पर बनी रहती है कि हमें क्या करना है, अफ्रीका के रिसोर्स को यूज करके अपनी प्रॉस्पेरिटी सिक्योर करनी है। जबकि एक्सप्लॉयटेशन एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अगर अफ्रीका में माइनिंग हो रही है तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल का उत्पादन होगा। इससे क्या होगा, इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन अफ्रीका शुड ऑल्सो हैव एडुकेट पार्टिसिपेशंस। लेकिन उस प्रॉस्पेरिटी में अगर अफ्रीका का पार्टिसिपेशन नहीं है, चाइना क्या करता है, अफ्रीकन देशों के साथ एग्रीमेंट करता है, उनको थोड़ा बड़ा पैसा देता है और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेता है और वहां के नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जमीन को बंजर कर देता है
और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिक्योर करता है। मतलब अफ्रीका के देश बर्बाद हो जाएं थोड़े मोड़े पैसे दे करके, लेकिन अपनी डेवलपमेंट सिक्योर होनी चाहिए। तो ये क्या है, इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन है कि दूसरों को बर्बाद करके खुद की समृद्धि सिक्योर करना, यही संकट है, यही नैतिकता का संकट है। ठीक है, तो हम समझ गए एग्जाम्पल के साथ। अब आगे बढ़ते हैं एंड हम जानते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहला है सोवरेनिटी वर्सेस ह्यूमन राइट। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जैसे यूएस अटैक ऑन सीरिया, अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, तो वहां पर सोवरेनिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? सोवरेनिटी का जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 27 है वो क्या कहता है कि किसी भी देश को राइट टू गवर्न इट्स टेरिटरी का अधिकार है, अपने टेरिटरी को गवर्न करने का अधिकार है। तो हु द हेल यूएस इज टू अटैक ऑन सीरिया? तो यूएस कौन होता है सीरिया पर अटैक करने वाला? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो ये आर्टिकल है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 2.27 वो सीरिया को क्या देता है? सोवरेनिटी का अधिकार देता है कि अपने टेरिटरी को अपने इच्छा से जैसे चाहे वैसे उसका शासन चलाए। लेकिन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट है, यह क्या देता है कि जैसे सीरियन गवर्नमेंट्स यूज ऑफ केमिकल वेपन अगेंस्ट सिविलियंस, सीरियन गवर्नमेंट अपने ही सिविलियन के अगेंस्ट केमिकल वेपन यूज कर रही है, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन क्या कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी ह्यूमन राइट का संकट हो तो दुनिया के देशों को उस पर क्या करना चाहिए? इंटरफेयर करना चाहिए। तो यही क्या है? कंट्राडिक्शंस हैं। तो ये एथिकल प्रिंसिपल्स में कंट्राडिक्शन हो रहे हैं कि सोवरेनिटी को सिक्योर किया जाए कि ह्यूमन राइट को सिक्योर किया जाए। तो ये क्या है? एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन है, क्योंकि दोनों अपने को सही कहेंगे। सीरिया कहेगा कि यस आई एम राइट बिकॉज UN Charter Article 27 has given me the right to govern my territory on my condition, जबकि अमेरिका कहता है कि नहीं, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन है वो मुझे राइट देता है कि तुम अगर अपने यहाँ के सिविलियंस के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन करोगे तो हम वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में कंट्राडिक्शंस क्या करता है? यह इश्यूज क्रिएट करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। नेक्स्ट वन इज नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ग्लोबल गुड्स। खुद के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए कि ग्लोबल गुड्स के लिए, ग्लोबल वेलफेयर के लिए काम किया जाए। यहां पर भी बहुत बार कंट्राडिक्शन होता है। जैसे चाइना क्या करता है? जैसे अभी देखा हमने कि चाइना ने अफ्रीका में जाकर के माइनिंग किया, तो यहां पर एथिकल इश्यूज क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट, चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सिक्योर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ चाइनीज पीपल, और वो चाइना कर रहा है। लेकिन क्या वो ग्लोबल गुड्स कर रहा है? नहीं, वो अफ्रीका को डिस्ट्रॉय करके कर रहा है। तो दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है। ठीक है, यह क्या है? एथिकल इशू है जिसको कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। थर्ड वन इज जस्टिस इन वॉर। वॉर है इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चला, उसमें क्या हुआ? इजराइल ने बहुत सारे अटैक्स किए, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। हमास ने क्या किया? उन सिविलियंस को अपना शील्ड बनाया और इजराइल ने मिसाइल दागी और बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। तो ये क्या दिखाता है कि वॉर में जस्टिस नहीं हो रहा है। वॉर में जो दो फ्रंट हैं उनके मिलिट्री पार्ट्स को आपस में लड़ना चाहिए, न कि सिविलियंस पर अटैक होना चाहिए। लेकिन क्या किया जा रहा है? हमास सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज कर रहा है और इजराइल हमास के आतंकियों को मारने के साथ साथ उसमें सिविलियंस को भी मार रहा है। उसी तरीके से रसिया और यूक्रेन वॉर, उसमें बम्बार्डमेंट हो रही है, दोनों साइड से सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि जस्टिस इन वॉर नहीं हो रहा है। यह भी क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल इशू है। थर्ड वन इज नॉन इंटरवेंशन वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अब जैसे जो अफ्रीकन देश है या यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे देशों में, अफ्रीकन देशों में पीसफुल या पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं। वो पीस कीपिंग फोर्सेस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के साथ वहां गई है, लेकिन
वो क्या है, वो एक सोवरेन कंट्री है, उसके अंदर जाकर के आप इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके मामले में। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अभी भारत के मामले में कह रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर के इशू पर भारत पर टैरिफ लगा रहा है। इशू कोई थर्ड है, वॉर कोई थर्ड दूसरा लड़ रहा है, अमेरिका सैंक्शन किसी और देश पर लगा रहा है। ठीक है, क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो कहता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं किसको, यूक्रेन को, फ्रॉम रशियन एग्रेशन। और इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो रशिया को पैसा दे रहा है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, जबकि इंडिया का क्या है, इंडिया का राइट है नॉन इंटरवेंशन, कि मेरे इंटरनेशनल इश्यूज में, मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में कोई भी दूसरा देश इंटरफेयर ना करे, लेकिन अमेरिका कर रहा है। ही इज इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन इंडिया, टैरिफ्स ऑन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल इश्यूज है। उसी तरीके से ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड फेयरनेस, ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटीज बढ़ी हुई है। हम सभी जानते हैं अफ्रीकन, एशियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर स्टिल डेवलपिंग एंड दे आर फाइटिंग फ्रॉम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। किस बात का, प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का एंजॉय कर रहे हैं। जबकि आज के जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके कॉज कहां से आए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आए हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां हुआ, यूरोप में और अमेरिका में। यूरोप और अमेरिका के इंडस्ट्रियों ने इतना धुआं छोड़ा, इतना पर्यावरण को नष्ट किया, उसका खामियाजा आज पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा उन गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है जिनके पास पैसे नहीं है। तो ये क्या दिखाता है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज के कॉज कौन है, यूरोप के देश। अपनी समृद्धि के लिए उन्होंने ग्लोबल लेवल पे पॉल्यूशन को भर दिया। अपने तो समृद्ध हो गए, अपने यहां टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और जो ग्लोबल पॉल्यूशन था उससे बच गए। लेकिन जो गरीब देश थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसे नहीं थे, उन्होंने तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं कॉज किया। उनके यहां तो पेड़ पौधे जंगल थे, आज भी हैं, लेकिन फिर भी वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करिए, आप कंस्ट्रक्शन मत करिए, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, CO2 का इमिशन हो रहा है। तो इनको डेवलप करने से रोका जा रहा है और खुद अपने डेवलप होकर के और पूरी दुनिया को प्रदूषण से भर दिया। तो ये क्या दिखाता है कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड फेयरनेस का कंट्राडिक्शन है। फेयरनेस नहीं है। अगर यूरोप ने और अमेरिका ने पूरे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का शिकार बनाया तो ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तुम लोग भी अपने यहां कंस्ट्रक्शन मत करो, हम भी नहीं कर रहे हैं। तुमने तो ऑलरेडी कर लिया है, तुमको जो करना था सब कुछ बना लिया है, और इनको कह रहे हो कि नहीं बनाओ। तो ये क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल इश्यूज है। उसी तरीके से इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड इंटरजेनरेशनल एथिक्स। इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या कहता है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। क्यों प्रोटेक्ट करो? ताकि इंटरजेनरेशनल एथिक्स, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम क्या छोड़ करके जाएं, एक समृद्ध पर्यावरण छोड़ करके जाएं। ठीक है, ग्रीन पर्यावरण छोड़ करके जाएं। तो हम अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये भी क्या है, यह भी एथिकल इश्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, तो हम लोगों ने एथिकल इश्यूज देखे इंटरनेशनल रिलेशन में। अब आगे देखते हैं कि एथिकल डायलेमास इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी वर्सेस सोवरेनिटी। जैसे नेटो ने लीबिया पर 2011 में अटैक किया और वहां के जो किंग थे, जो वहां के चीफ थे, मुअम्मर गद्दाफी, उसको मार दिया गया। यह क्या दिखाता है कि ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी, और लीबिया पर क्या आरोप लगाए गए कि मुअम्मर गद्दाफी क्या कर रहे हैं, लीबिया में वो लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, वहां पर
जो ह्यूमन राइट्स है उनको क्रश कर रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं। और ऐसा आरोप लगा करके नेटो ने क्या किया, लीबिया पर हमला किया और वहां के प्रेसिडेंट को मार दिया। तो यह किसका क्राइसिस है कि ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी, कि भाई वहां पे मानवता का संकट है तो चलो मानवता की रक्षा करते हैं, वर्सेस सोवरेनिटी। जबकि लीबिया की अपनी सोवरेनिटी क्या कहती है कि नहीं, मुझे अपने अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहां पर रूल करने का अधिकार है, क्योंकि इट्स माई टेरिटरी, माई टेरिटरी माई राइट। लेकिन ये माई राइट नहीं चल रहा है, किसका राइट चल रहा है, नेटो का राइट चल रहा है, वो आकर के हमला कर रहा है। उसी तरीके से ग्लोबल नॉर्थ इमिशंस वर्सेस साउथ वल्नरेबिलिटी, जैसे पेरिस एग्रीमेंट आया, तो ग्लोबल नॉर्थ इमिशन हमने अभी डिस्कस किया कि पूरा इमिशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में कौन आते हैं, यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इन लोगों ने इमिशन किया एंड साउथ क्या है, वल्नरेबल है। साउथ के पास उस एमिशन से बचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो क्या दिखाता है कि दोनों के बीच कंट्राडिक्शंस हो रहे हैं। बचने के लिए क्या किया जा रहा है, पेरिस एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो ग्लोबल नॉर्थ उससे बाहर हो जा रहा है, अमेरिका उससे बाहर हो जा रहा है। अगला है पनिशमेंट वर्सेस सिविलियन सफरिंग, जैसे यूएस सैंक्शन ऑन ईरान। यूएस क्या कह रहा है कि मैं ईरान पर सैंक्शन लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ईरान को पनिशमेंट करना है ताकि ईरान क्या करे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट न करे और एटम बम डेवलप न करे, क्योंकि एटम बम का डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ऑलरेडी बहुत सारे देशों के पास है, वही अभी चुनौती बना हुआ है, और एक नया देश और न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो ग्लोबल थ्रेट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ईरान को क्या करना है, पनिश करना है, सो दैट ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सके। लेकिन उस पनिशमेंट का इंपैक्ट क्या हो रहा है कि ईरान पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए जा रहे हैं और वहां की इकोनॉमी क्रश कर दी जा रही है। तो वहां जो सिविलियन है वो क्या कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं। ये एटम बम बनाने का डिसीजन किसका है, ईरान के गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का। लेकिन सैंक्शन लगाने से सफर कौन कर रहा है, क्या गवर्नमेंट के लोग सफर कर रहे हैं, नहीं, उनके पास तो सारे ऐशो आराम है ही, सुविधाएं हैं ही। सफर कौन कर रहा है, वहां की सिविलियन सफर कर रही है। तो ये क्या है, ये एथिकल डायलेमा है कि सिविलियन को सफरिंग से बाहर किया जाए कि ईरान को उसके गलती के लिए पनिशमेंट किया जाए। ठीक है, अगला है बॉर्डर कंट्रोल वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस, जैसे रोहिंग्या क्राइसिस है। रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश, इंडिया होते हुए बड़े स्तर पर इंडिया में एंटर कर गए। अब हमारा बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम का जो एथिक्स है वो क्या कहता है कि हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आ रहे हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ऑलरेडी ये टेररिज्म में थे। लेकिन टेररिज्म में थे तो सभी तो नहीं थे, कुछ लोग होंगे टेररिस्ट, सभी तो टेररिस्ट नहीं होंगे, लेकिन आ रहे हैं। तो क्या किया जाए, क्योंकि हमें यह तो पता नहीं है कि कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, तो आने दिया जाए। आने देना क्या है, मानवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उन लोगों के लिए आजीविका का, रहने का, जीवन का संकट है, तो एक मानवीय देश होने के नाते हमें उनको शरण देना चाहिए। दूसरा डाउट क्या है कि अगर शरण दिया तो हमारे यहां क्या हो जाएगा, हमारे यहां फिर टेररिज्म बढ़ेगा, क्योंकि इनमें से इनमें बहुत सारे टेररिस्ट भी हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होंगे। तो हमारे यहाँ क्या होगा, ऑलरेडी हम बहुत गरीब, बहुत रिच देश तो है नहीं, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी शॉर्टेज है रिसोर्सेज के। वैसे में अगर बड़े स्तर पर रिफ्यूजी आ जाते हैं देश के अंदर, तो हम क्या हो जाएंगे, रिफ्यूजी क्राइसिस से जूझने लगेंगे। तो क्या किया जाए, बॉर्डर कंट्रोल किया जाए या फिर उनको अंदर आने दिया जाए। इसका क्या है, कंट्राडिक्शन है। जैसे आज यूरोप ने क्या किया, जो अफ्रीकन और जो वेस्ट एशियन माइग्रेंट्स थे, वहां पर क्राइसिस थी अरब में और अफ्रीका में, तो वहां के लोग भाग करके कहां चले गए, यूरोप। यूरोप ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। आज इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आज पेरिस की सड़कों को देख लो, पूरा पेरिस का सड़क
पहले पेरिस क्लीन हुआ करता था, आज वहां पर पूरा कूड़ा कचरा है। आज रोज रोज वहां पे घरों को लूट लिया जा रहा है, दुकानों को लूट लिया जा रहा है, रोज टेररिस्ट हमले हो रहे हैं। इंग्लैंड में भी यही हो रहा है। तो यह समस्या है कि क्या किया जाए, बॉर्डर कंट्रोल किया जाए कि मानवता के आधार पर उनको शरण दिया जाए। अब उस तरीके से पोलैंड है, पोलैंड ने जो अरब से और अफ्रीका से रिफ्यूजी गए उनको अपने यहां नहीं आने दिया, पूरा बॉर्डर कंट्रोल किया। तो बॉर्डर कंट्रोल किया तो वहां पर सब कुछ शांत है, पीसफुल नेशन बना हुआ है। लेकिन अब उस पर आरोप लग रहा है कि वो क्या है, मानवता के अगेंस्ट है। पूरे यूरोप में स्पेशली जहां जहां ये जाकर के बसे हैं माइग्रेंट्स, वहां वहां टेररिज्म बढ़ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना आप लोग लगातार सुनते होंगे, ये सब बढ़ रही है। ये सब चीजें पोलैंड में नहीं है। पोलैंड एकदम शांत है, सिक्योर है, वहां के लोग खुश हैं, समृद्ध। लेकिन पोलैंड पर आरोप है कि पोलैंड ने क्या किया, मानवता का ध्यान नहीं रखा। तो अब दोनों में कंट्राडिक्शन है, क्या किया जाए, बाहरी लोगों को आने दिया जाए या फिर अपने लोगों की सुरक्षा सिक्योर की जाए। तो यह भी चुनौती बना हुआ है। अगला है साइबर सोवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल टेक एथिक्स। जैसे हमने इंडिया ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया डेटा लोकलाइजेशन का, कि अगर कोई भी टेक कंपनी इंडियन पीपल का डेटा कलेक्ट करती है तो वह इंडियन पीपल का डेटा अपने देश से, भारत से बाहर नहीं स्टोर करेगी, वो भारत के अंदर ही स्टोर करेगी। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे डेटा को बाहर अगर वो स्टोर करेंगे तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में डेटा ही रिसोर्स है और वो डेटा के बेस पे हमारे अंदर कुछ भी, हमें कुछ बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया डेटा लोकलाइजेशन का, कि आप भारत में, चाहे आप गूगल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी हो, भारत में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडियंस का डेटा इंडिया में ही स्टोर करिए, इंडिया में ही अपना डेटा सेंटर बना करके स्टोर कर लीजिए। या फिर हमने क्या किया, टिकटॉक को बैन कर दिया। टिकटॉक जबकि सिर्फ भारत में बैन है, ग्लोबल स्तर पे तो चल रही है। तो ये क्या दिखाता है कि साइबर सोवरेनिटी। अब डेटा लोकलाइजेशन से क्या होगा, जो साइबर वेब से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो पूरे ग्लोबल कंपनीज हैं, उनकी जो सोवरेनिटी थी वह प्रभावित हो रही है कि नहीं रे भाई, हमें तो भाई ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करने चाहिए, करने की परमिशन मिलनी चाहिए। सभी देश डेटा लोकलाइजेशन करने लगेंगे तो हम पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कहाँ कहाँ डेटा सेंटर बनाएंगे। हमें पूरी दुनिया में अपने एक डेटा सेंटर से पूरी दुनिया में काम करना चाहिए। जबकि ग्लोबल टेक एथिक्स क्या कहता है कि भाई, टेक एथिक्स कहता है कि दुनिया के डेटा का, किसी भी देश के डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्राडिक्शंस है। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं, लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। अब आते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए एथिकल थ्योरीज क्या क्या हैं, कैसे इन चुनौतियों का समाधान किया जाए। तो सबसे पहला रियलिज्म। रियलिज्म एक विचार है जो कहता है फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट, कि आपको सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। एथिक्स इज सेकेंडरी, बाद में एथिकल नॉर्म्स को ध्यान देना चाहिए। अगर नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, नेशन ही बर्बाद हो जाएगा, तो एथिक्स काम नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम्स दूसरा आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। ये क्या कहता है, उदारवाद। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। लिबरलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वहां पर क्या करो, ह्यूमन राइट को प्रमोट करो, कोऑपरेशन को प्रमोट करो, एंड जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इन सब में क्या करो, इनको क्या करो, डेमोक्रेटाइज करो, इनके सिस्टम को डेमोक्रेसी के साथ अलाइन करो। इनमें पश्चिमी देशों का वर्चस्व नहीं हो, बल्कि पूरी दुनिया का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वहां पर होने चाहिए। यह इससे क्या हो जाएगा, इससे एथिकल डायलेमाज समाप्त हो जाएंगे, एथिकल कंट्राडिक्शंस समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कॉस्मोपॉलिटनिज्म। जो
हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है, उसी को आइडियोलॉजी के स्तर पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहा जाता है कि हम जो लोग हैं, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। यह जो विचार है, ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू अ सिंगल मोरल कम्युनिटी, कि जितने भी मानव हैं सभी एक ही कम्युनिटी है, चाहे वो कहीं भी हो। पूरे विश्व के मानव एक कम्युनिटी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब ये कॉस्मोपॉलिटिज्म क्या कहता है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई संकट है तो दुनिया भर के सारे देश मिलकर के उस संकट का समाधान ढूंढे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ग्लोबल क्राइसिस है उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, आज जो रसिया यूक्रेन वॉर है या फिर इजराइल हमास वॉर है, इन सब में अगर पूरा विश्व मिलकर के फोर्स करे कि आपको वॉर एंड करना ही करना है, नहीं तो हम पूरे विश्व आपके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस बंद कर देंगे, तो हार करके इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वॉर को एंड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का ये जो आइडियोलॉजी है वो कहती है कि इसके आधार पर ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी सिक्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज नॉन अलाइनमेंट। यह बेसिकली इंडियन ओरिजिन का कंसेप्ट है। यह क्या कहता है कि ग्रुपिज्म को बंद करो। ठीक है, ग्रुपिज्म जब बंद हो जाएगा, ग्रुपिज्म मतलब निगेटिव सेंस में कार्टेलाइजेशन, कार्टेल मत बनाओ, किसी के अगेंस्ट स्वार्थ वाला ग्रुप मत बनाओ। समृद्धि के लिए अच्छे अच्छे ग्रुप्स बनाने को परमिशन है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मतलब कोई ऐसा संगठन जो कि आपके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, वैसा कोई संगठन मत बनाओ। और अगर कोई ऐसा संगठन एग्जिस्ट करता है तो उस संगठन के मेंबर मत बनो। तो इससे क्या हो जाएगी, जो ग्रुपिज्म है इंटरनेशनल लेवल पे वह कमजोर होगी और ग्लोबल लेवल पर देश आपस में इक्वालिटी के साथ डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चार ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जो क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में जो क्राइसिस है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिपोर्ट्स एंड ग्लोबल इंडाइसेस। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके बताते हैं कि कहां पर चुनौतियां हैं और इंटरनेशनल कंट्रीज को, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कहां पर इंटरफेयर करके काम करने की जरूरत है। जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या करता है, यह ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड एथिकल गैप्स को इंडिकेट करता है कि देखो इस देश में ग्लोबल इनइक्वालिटीज कम है, यह देश ह्यूमन डेवलपमेंट के मुद्दे पर बहुत अच्छा कर रहा है, और दूसरा देश ग्लोबल स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट के मुद्दे पर बहुत कमजोर है। तो ऐसे में जो कमजोर है उसकी हेल्प की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यह क्या दिखाता है कि किसी देश में एथिकल स्टैंडर्ड कैसी है, पूरे दुनिया के एथिकल स्टैंडर्ड को दिखा देता है। तो जिन देशों में एथिकल स्टैंडर्ड कमजोर हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो मिल करके वहां के एथिकल स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। एथिकल स्टैंडर्ड कमजोर कहां होते हैं, मेनली जहां पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या होती है, वहां पर नैतिकता पीछे छूट जाती है। इसीलिए अगर पॉवर्टी का, ग्लोबल पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया जाए तो एथिकल स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, लूट वही होती है जहां भुखमरी होती है, तो भुखमरी को समाप्त कर दो, गरीबी को समाप्त करो, तो लूट पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाएगा लेकिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इस स्तर पर पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को दिखा देता है कि किस देश में काम करने की आवश्यकता है। अगला है फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट क्या दिखाता है कि जो गवर्नेंस का एथिक्स है, किस देश में एथिकल गवर्नेंस कमजोर है और किस देश में एथिकल गवर्नेंस अच्छा है, किस देश में फ्रीडम का लेवल अच्छा है, किस देश में डेमोक्रेसी का लेवल अच्छा है और किस देश में बुरा है। तो इसके आधार पर हमें क्या करना होगा, जहां पर भी लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को अपलिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला है ऑक्सफैम का इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये क्या दिखाता है कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है, जैसे इंडिया के बारे में दिखाता है कि इंडिया के जो 10% रिच लोग हैं उनके पास मोर देन 60% वेल्थ देश का कंसंट्रेटेड है, और ये लगभग ग्लोबल लेवल का यही स्तर है।
तो कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति है और बाकी सभी लोग गरीबी में है। तो ये क्या दिखाता है कि वेल्थ कंसंट्रेटेड है। तो इस देश को क्या करने की जरूरत है, इस देश को जस्टिस देने की जरूरत है। कैसी जस्टिस, सोशल जस्टिस। जो गरीब हैं उनको वेल्थ, उनका अपलिफ्टमेंट किया जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ वेल्थ कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेटेड है, तो वहाँ उन पर टैक्स लगा करके और वो पैसा ला करके इन लोगों को देने की जरूरत है, ताकि इन लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है। उसी तरीके से आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट यह क्या दिखाती है कि किस देश में क्लाइमेट को, किस देश ने ज्यादा हार्म किया है, कौन सा देश क्लाइमेट के साथ वल्नरेबल है। तो जो ज्यादा हार्म कर रहा है उस पर क्या किया जाना चाहिए, फाइन इंपोज किया जाना चाहिए, और जो वल्नरेबल है उसको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। तो ये सब रिपोर्ट्स क्या दिखाती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स का पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को मिल करके सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है। अब आगे आते हैं एथिकल कंडक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ कंडक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स को मेंटेन करते हैं। हमने कुछ आइडियोलॉजीज देखी, अब कुछ कंडक्ट हैं, जैसे वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या करता है, यह डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में एथिक्स सिक्योर करता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के दूतावास हैं, राजदूत वहां जाकर के रहते हैं। तो रहते हैं, दोनों देश में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जो हमारे दूतावास हैं, उन पर अटैक नहीं करना है। अगर उन पर अटैक किया तो यह क्या होगा, इंटरनेशनल रूल का वायलेशन होगा और यूनाइटेड नेशन फिर उस पर एक्शन लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि युद्ध के समय भी जो डिप्लोमेटिक पर्सन हैं उन पर अटैक नहीं होता है और वो दूतावास में सुरक्षित होते हैं। ठीक है। अगला है जेनेवा कन्वेंशन। ये क्या सिक्योर करता है, एथिक्स ड्यूरिंग वॉर एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। कि वॉर का एथिक्स क्या है कि दो देशों में अगर वॉर है तो सिविलियंस पर अटैक नहीं होना चाहिए। अगर सिविलियंस पर अटैक हुआ तो यह क्या माना जाएगा, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्शन लेगी। साथ ही जो प्रिजनर्स हैं, जैसे आपने अटैक किया और सामने वाले के बड़े स्तर पर मिलिट्री को कब्जा में ले लिया, कैप्चर कर लिया, अपने यहां बंदी बना लिया, तो उन प्रिजनर्स के साथ, उन बंदियों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, तो यह बताता है जेनेवा कन्वेंशन कि उनके साथ आपको ह्यूमैनिटी के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि अब वो आपके यहां बंदी हैं, अब वो आपके दुश्मन नहीं है। तो अब उनके साथ क्या होना चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए, और मानवता का व्यवहार नहीं होगा तो इंटरनेशनल एजेंसीज आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। यह कौन सिक्योर करता है, जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का जो डिक्लेरेशन है वो हो गया। ठीक है। तो वो क्या सिक्योर करता है कि नॉन एग्रेशन। ह्यूमन राइट या यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या कहता है कि कोई भी देश जो एग्रेशन के साथ दूसरे देश पर हमला करता है और वो अग्रेशन दिखाता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है तो इंटरनेशनल एजेंसीज उसके खिलाफ एक्शन लेंगी। उसी तरीके से पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। कन्फ्लिक्ट है तो अटैक नहीं करना है, वॉर नहीं करना है, क्या करना है, पीसफुली उसको रिजोल्यूट करना है। नहीं तो अगर अटैक करोगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल एजेंसीज का आप पर फाइन होगा या फिर सैंक्शंस हो जाएगा। तो ये चीजें क्या सिक्योर करती हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सर्टेन कंडीशंस में एथिक्स कैसे मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं, ये एक स्टेटमेंट है कि एथिक्स इन आईआर, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इज अबाउट बैलेंसिंग। किसको बैलेंस किया जाता है, पावर विथ मोरालिटी। इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स का मतलब है कि पावर एंड मोरालिटी को बैलेंस किया जाना, एंड इंटरेस्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, देश का नेशनल इंटरेस्ट विथ मोरालिटी। मोरालिटी को भी ध्यान में रखना है, नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, दोनों को बैलेंस करना है।
एंड सोवरेनिटी विथ सॉलिडारिटी। अपनी सोवरेनिटी को भी बचाना है, अपनी संप्रभुता की भी रक्षा करनी है और दुनिया के देशों के साथ सॉलिडारिटी के साथ, मजबूती के साथ खड़ा भी रहना है। इसी को बैलेंस करने का नाम क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता कहलाती है। पावर विथ मोरालिटी, इंटरेस्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोवरेनिटी विथ सॉलिडारिटी। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर लिखने में, जीएस पेपर 2 में, एथिक्स में तो लिख ही सकते हैं, और ऐसे में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लगातार बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हों और ज़्यादा से ज़्यादा मनोबल हमारा बढ़े, ताकि हम वीडियो लगातार बनाते रहें। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें जाइएगा तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।